आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सदगति कहानी के बारे में, जिसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। और मुंशी प्रेमचंद जी की यह कहानी उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है जो अभी बीए सेमेस्टर 5 में हैं या फिर सेमेस्टर 5 की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि बीए सेमेस्टर 5 के एग्जाम्स में और जो सिलेबस है डीएससी पेपर 1A में आपको ये कहानी को पढ़ना है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये कहानी आज प्रस्तुत करने वाला हूँ। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो दुखी होते हैं, जो कि जात से चमार होता है। उसका नाम क्या होता है? दुखी। जो जात से चमार होते हैं, उसकी पत्नी होती है, उसकी लगभग 8-9 वर्ष की एक बेटी होती है जिसका नाम बुधिया होता है। एक पंडित भी होता है जिसका घासीराम नाम रहता है। बहुत ही लालची पंडित होते हैं। इस पूरी कहानी में हम ज्यादातर चमार दुखी के बारे में और घासीराम जो पंडित होता है उनके बारे में ही ज्यादातर चर्चाएं चलती रहती है। होता यह है कि एक दिन दुखी को अपनी बेटी का शादी करवाना होता है। उन्होंने सोचा कि चलो अब लड़का तो देख लिया हूं, अब पंडित जी से अच्छा भला मुहूर्त निकालकर उसकी शादी करा दी जाए। एक दिन होता यह है कि सुबह अच्छा सा होता भी नहीं है, अंधेरा हो थोड़ा थोड़ा रहता है। जैसे ही सुबह होती है वो एक बड़ा सा गट्ठर लाने के लिए चला जाता है। किस चीज का गट्ठर? एक घास का गट्ठर लाने के लिए, क्योंकि पूरे गांव वालों को ये बात पता थी कि पंडित जी के हाथ खाली हाथ यदि जाओ तो वो द्वार से ही धुतकार कर भगा देते हैं किसी को भी। इसलिए दुखी ने सोचा कि पंडित जी के यहाँ जाऊं तो कुछ न कुछ उपहार स्वरूप कुछ संदेश ले जाना वहां पर अति आवश्यक है। उन्होंने चाहा कि बारी है बगल में, तो वहीं से घास काटकर पंडित जी के यहाँ भेंट स्वरूप ले जाऊं। वो चले जाते हैं घास काटने के लिए कि अचानक उसकी पत्नी का भी नींद खुल जाती है। अब नींद खुल जाती है तो उन्होंने सोचा कि अरे इनके पिताजी दिखाई नहीं दे रहे। बुधिया के जो पिताजी है वो दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने बुधिया से पूछा कि अरे बुधिया, तुमने देखा पिताजी तुम्हारे कहाँ गए हैं? बुधिया खेल रही थी, उस समय पहले ही उठ चुकी थी। वो बुधिया खेल रही थी। उन्होंने कहा कि पिताजी तो घास काटने के लिए चले गए हैं। उसकी पत्नी कुछ समझ नहीं पाई कि इतना सुबह सुबह वो घास काटने के लिए क्यों चला गया है। उन्होंने जाकर देखा तो सच में दुखी जो होता है वो घास काट रहा होता है। उन्होंने पूछा, अरे यूं ही घास काटते हुए रह जाओगे या फिर पंडित जी के पास जाने की भी कुछ तैयारी करना पड़ेगा? उन्होंने कहा कि मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूं। तुम अपना देखो, पंडित जी को बिठाओगे कहाँ? अगर घर उसे लाओगे तो उसे बिठाओगे कहाँ? उसकी पत्नी ने थोड़ा बहुत सोचकर कहा कि बात तो ये सही कह रहा है कि सही में पंडित जी को अगर मैं लाऊं तो कहाँ उसे बैठाऊंगा। उन्होंने कुछ सोचकर कहा कि मुझे क्या पता, तुम जानो कहाँ बैठाओगे सो। दुखी ने बोला कि ऐसा करो कि हमारे घर तो खाट वगैरह है ना, खाट यानी चारपाई होता है जो खटिया हम लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि खाट वगैरह तो हम लोग घर में है नहीं। उनकी पत्नी ने सोचकर कहा कि ऐसा करता हूं कि मुखिया जी के यहां पर जाता हूं और खटिया मांगकर ले आता हूं। दुखी ने बड़े प्यार से कहा कि आजकल आग जलाने के लिए कोई राख तक तो देता नहीं है और मुखिया जी चले तुमको खटिया देने के लिए। ऐसा करो कि तुम महुए के कुछ पत्ते ले आओ, उसी से तुम बाबा के लिए आसन बना लोगी। उन्होंने कहा ठीक है। तो उनकी पत्नी ये बात सुनकर जाने लगती है वहां से कि चलो अब आसन के लिए कुछ महुए के पत्ते जुगाड़ कर लाता हूं। कि जाते जाते दुखी ने उससे कहा कि अरे अरे सुनो, अगर जाते हो तुम तो पंडित जी यहां पर आएंगे तो वो केवल आसन पर बैठ के अपना प्रवचन नहीं सुनाएंगे, बल्कि उन्हें दान दक्षिणा देने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। कहा कि बहुत दिन से 1 रुपए रखे हुए हैं तो उन्हें पंडित जी को दे दूंगा। तो क्या ऐसे खाली हाथ में ही दोगे उसे? ऐसा करो कि महुए के पत्ते थोड़ी सी ज्यादा तोड़ लाओ, क्योंकि उससे एक थाल बना ली जाएगी और उसी थाल में ही उसे भेंट की जाएगी। कहा ठीक है। तो अचानक वो घास काट कर उठ ही रहा था। कौन? दुखी। घास काट कर वहां से उठ ही रहा था कि वो उनको चक्कर आ जाता है और वहीं पर गिर पड़ते हैं। कि अचानक उसकी पत्नी पीछे दौड़कर आती है और अपनी पति को उठा लेती है और कहा क्या हुआ, चक्कर लग रहा है क्या? कहा तो था कि थोड़ा सा आराम कर लो। दुखी ने कहा कि अब आराम कहाँ करूं,
बेटी की शादी होने वाली है तो फिर आराम कहाँ से करूं, और पंडित जी के भी तो यहाँ जाना है। उन्होंने कहा कि कल चले जाना, आज तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती है। कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं आज पंडित जी के यहाँ पर चला जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहा कि जाओ तुम ऐसा करो कि तुम घर के कामों में ही तैयारी करो, पंडित जी का स्वागत का तैयारी करो, और बुधिया जो उनकी 8 साल की बेटी होती है उनको तुम महुए के पत्ते लाने के लिए भेज दो जंगल। अब उनकी बेटी बुधिया जो होती है वो जाने के लिए अब तैयार होने लगती है कि उसी तरह वहां पर दुखी भी आ जाते हैं घर में। उनसे दुखी आकर वहां से कहते हैं कि अरे बुधिया बेटा जरा सुनो, इधर आओ तो। अब उनकी बेटी आती है तो कहता हो दुखी कि तुम्हें पता है कि आज कौन आने वाला है? कहती हाँ पंडित जी आने वाले हैं। पूछते हैं कि क्यों आने वाले हैं? तो बच्ची को शायद ये पता था कि मेरी शादी होने वाली है जिसके लिए दिन तारीख निकलवानी है। उन्होंने शर्मा कर कुछ कही नहीं। पिताजी भी उसके समझ गए कि इनको पता है। उनके पिताजी उनके माथे पर हाथ रखकर कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, तो तुम जंगल जाओ और महुए के कुछ पत्ते तोड़कर ले आओ, जिससे कि बाबा के लिए आसन और कुछ थाल भी बना ली जाएगी। उन्होंने मुस्कुराते वहां से अब चल दिए। अब होता यह है कि वो लकड़ी नहीं घास का गट्ठर रखते हुए वो वहां से जाने लगते हैं पंडित जी को बुलाने के लिए। कि उसकी पत्नी अचानक पीछे से आवाज लगाती है कि अरे अरे कहाँ चल दिए, अरे नाश्ता तो करते जाओ, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। कहता है कि अगर नाश्ता करने के चक्कर में रह जाऊं तो पंडित जी कहीं दूसरे के लिए निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, इसलिए तुम ऐसा करो कि मैं उधर से आकर खाना खा लूंगा, उसके बाद ही कुछ होगा। अब वो चला पंडित जी के यहाँ। पंडित जी के यहाँ वो जैसे ही पहुंचा तो पंडित जी नाश्ता कर रहे थे और घंटी बजा रहे थे, नाश्ता वास्ता करके घंटी बजा रहे थे और अपने माथे पर तिलक लगा रहे थे, चंदन लगा रहे थे। उन्होंने चुपचाप उसके द्वार पर ही बैठे रहे। घर घुसने का पहले अलाउड नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि पहले चमार जाति को छुआछूत की भावना से लोग देखा करते थे, इसलिए वो द्वार पर ही बैठे थे, घास की गट्ठर रखकर, और वहीं पर एक बिल्कुल मानो सिकुड़ कर बैठा हुआ, डरा सा सहमा सा बैठा हुआ है दुखी। उन्होंने अब देखा दुखी को कि अरे चमार दुखिया क्या काम है? दुखिया बड़े आदर भाव से और विनम्र भाव से कहते हैं कि महाराज मेरी बेटी की शादी करवानी है जिसके लिए दिन तारीख निकलवानी है, सो आप जरा सा घर चलते तो आपकी बड़ी कृपा होती। पंडित जी भौरा कर कहते हैं, गुस्सा कर कहते हैं अपनी भौएं को चढ़ाकर कि यहाँ कौन खाली बैठा हुआ है, कि तुम्हें लगता है क्या कि यहाँ पंडित जी खाली बैठे हैं? मुझे तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं, अगर टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उन्होंने जिद करने लगा, जो दुखी होता वो जिद करने लगता है कि पंडित जी प्लीज चलिए, जल्दी चलिए, नहीं तो हम अभी तक कुछ खाए हुए भी नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है मैं जाता हूं, लेकिन वहां पर एक झाड़ू पड़ा हुआ है देखो बरामदे में, और बरामदा भी कई दिनों से झाड़ू नहीं लगी हुई है, सो तुम जाओ और अच्छे से उनकी झाड़ू कर दो। बरामदे की हालत बहुत ही दर्दनाक थी, मतलब कई दिनों से वहां पर झाड़ू नहीं लगी हुई थी, इसलिए वहां का जो मिट्टी था वो लगभग उखड़ उखड़ सा गया था। इसलिए उन्होंने झाड़ू पकड़ा और झाड़ू मारना चालू कर दिया। झाड़ू मारकर अच्छे से चारों कोनों की सफाई करके आ जाता है वापस पंडित जी के पास और कहता है महाराज जो आपने झाड़ू मारने के लिए कहा था वो अब पूरी हो चुकी है, तो अब तो चलो मेरे घर। कहता कि अरे जाऊंगा, पहले ऐसा करो कि सड़क के उस पर एक गोदाम है हमारा, उसी गोदाम से जाकर तुम वहां से भूसा लेकर आ जाओ, जो कि 8-9 बोरे थे। और शायद इस बार उसे बुरा लग गया, दुखी को यह बात बुरा लग गया कि मैं इसे बुलाने के लिए आया हूं और ये मुझे काम पर काम देता जा रहा है। उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने कहा जी महाराज अभी गया करके आ रहा हूं आपका काम। अब वो सड़क किनारे जाता, पहले तो उसे समझ नहीं आता है कि महाराज का जो गोदाम है वो कौन सा गोदाम है। 1-2 आदमी से उन्होंने पूछा कि अरे जो पंडित जी का गोदाम है वो कौन सा गोदाम है, तो लोगों से उन्हें पता चलती है कि पास में ही एक गोदाम है जो कि पंडित जी के ही है।
वहां पर भूसों का बहुत ढेर लगा हुआ था। उन्होंने एक बोरी ली और बोरी में लगभग 6 से 7 बार आन जान करते हैं। आन जान कहाँ से? जैसे गोदाम से पंडित जी के घर के यहाँ आन जान करते हैं। वो थक जाते हैं और थक इसलिए जाते हैं क्योंकि पहले तो उनकी तबीयत खराब थी और तबीयत खराब होने के कारण उसे थकान भी ज़्यादा हो रही थी, पसीने हो रहे थे। उनके माथे पर जो पगड़ी बंधी हुई थी, जो गमछा का पगड़ी बंधी हुई थी, वो भी लगभग गीली हो चुकी थी। किसी तरह उन्होंने बहुत ही मुशक्कत से, मेहनत से वहाँ से ले आते हैं और कहते हैं, महाराज बस अब तो हो गया, अब मैं भूसी को भी ले आया हूँ। कहता कि ऐसा करो बुधिया, दुखी, ऐसा करो तुम कि जहाँ से तुम गोदाम से भूसे लाए हो वहीं पर एक कुल्हाड़ी रखी हुई है। उस कुल्हाड़ी को लेकर मेरे घर के पीछे बाड़ी में चले जाओ, जहाँ एक लकड़ी रखी हुई है, बहुत ही मोटी लकड़ी है वो, उसे तुम अच्छे से फाड़ दो, अच्छे से चीर दो और छोटी छोटी चिल्कियाँ उनकी बना दो ताकि पंडिताइन उसकी चूल्हे जला सके। इस बार उसे बहुत गुस्सा है, लेकिन करता भी तो क्या करता, उससे कुछ काम भी तो थी। इसलिए उन्होंने जाना निश्चय किया। उन्होंने कुछ इस बार जवाब नहीं दिया कि जी महाराज मैं आपका काम करता हूँ। वो खड़ा खड़ा सोचने लगा कि यार मैं इसके पास कुछ और काम के लिए आ रहा हूँ और ये मुझे काम पर काम देता जा रहा है। उन्होंने शांत होकर एक ही जगह खड़ा रहा। पंडित जी ने कहा, अरे बात समझ में आई कि नहीं? जाओ वहां से कुल्हाड़ी उठाओ और जाओ लकड़ी फाड़ने के लिए। उन्होंने कुल्हाड़ी को तो उठा ली और मानो कि कुल्हाड़ी पर लकड़ी पर कुल्हाड़ी मानो इस प्रकार वो चला रहा है जैसे जिंदगी में उसने कभी नहीं लकड़ी को चीरी होगी। वो लकड़ी इतनी गठिया थी, गठिया मतलब पूरा गठियादार होता है जो जल्दी फटती नहीं है। इतनी थी कि जैसे ही कुल्हाड़ी उन पर पड़ रही थी कि कुल्हाड़ी छटक कर दूर हो जा रही थी। फिर दूसरा बार मारता था, फिर कुल्हाड़ी छटक कर दूसरी साइड चली जा रही थी। उन्होंने सोचा कि शायद कुल्हाड़ी पर धार नहीं बनी हुई है, कि बगल में ही देखते हैं तो एक छोटी सी गड्ढा होता है जिसमें बहुत दिनों का सड़ा गला पानी थोड़ा बहुत जमा हुआ था। उसने एक हाथ से पानी को उठाया और बगल में एक पत्थर रखी हुई थी, उस पत्थर पर अब धार बनाने लगते हैं कुल्हाड़ी पर। कुल्हाड़ी पर धार बनाने के बाद उन्होंने फिर से प्रहार करना चालू किया। प्रहार करते करते उसे चक्कर आने लगता है और चक्कर आने लगता तो वो बैठ जाते हैं वहीं पर और थोड़ी सी आराम करने लगते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि जरा सा बीड़ी या चिलम मिल जाती तो शरीर में जान आ जाती, सुबह से खाया कौन है। उनको ये बात सोचते सोचते कुछ याद आता है कि बगल में एक गोंड जाति, गोंड एक जाति का नाम है, जो बगल में एक गोंड जाति का है, तो वो चिलम उनके पास जरूर होगा। तो वो उनके पास जाने का निश्चय किया कि पहले चिलम पी लेता हूँ तो थोड़ी बहुत शरीर में जान आ जाए, गर्मी आ जाए, तो फिर इस लकड़ी को मैं इसी तरह चीर दूंगा। तो देखते हैं ध्यान से कि वो गोंड उसके पास में ही आकर देख रहा था चुपके से कि वो किस तरह की लकड़ियां फाड़ रहे हैं। सामने आ जाता है और कहता है कि कभी लकड़ी फाड़े है तुमने? तुम्हें तो देखकर लगता है कि तुम जीवन में कभी भी लकड़ी को नहीं फाड़े होगे। कहता कि हाँ यार, मुझे तो सच में लकड़ी फाड़नी भी नहीं आती है। कहता है कि तुम पंडित जी के पास यहाँ आए होगे और ना जाने तुमसे कई और भी भक्त आए हैं जो कि पंडित जी की इस लकड़ी को फाड़ नहीं पाया, अब तुम्हें आजमा रहे हैं, शायद तुम ये कर पाओ। कहता कि कर तो लेता, पर बीड़ी चिलम मिल जाती तो अच्छा होता। गोंड जाति का उस व्यक्ति ने कहता है दुखी से कि क्या तुम बीड़ी पीना चाहते हो? कहता कि हाँ, मैं बीड़ी तो पीना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, मेरे पास है नहीं। कहता कि चलो कुल्हाड़ी को वहीं पर रखो और मेरे पीछे आना, आओ। अब देखते क्या हो, आओ। वो डांट कर कहता है कि देखते क्या हो, चलो आओ मेरे पीछे। अब उनके पीछे पीछे दुखी जाने लगता है और उसे एक बीड़ी देकर कहता है कि ये लो और एक चिलम भी लो, बीड़ी को पी लेना, उसके बाद फिर चिलम फूंक कर तुम शाम को पहुंचा देना चिलम मेरे घर। फिर कहता है कि नहीं नहीं, चिलम पहुंचाना नहीं, मैं खुद ही आकर वहां से ले लूंगा महाराज जी के यहाँ से। लेकिन उनके घर में आग नहीं थी। किसके घर में? उस गोंड जाति के व्यक्ति के पास में आग नहीं थी। इसलिए कहा कि मेरे पास तो आग नहीं है, सिर्फ ये एक चिलम ही है। कहता है दुखी
कि कोई बात नहीं, मैं पंडिताइन से मांग लूंगा। कहता है ठीक है, चले जाओ। अब वो जाता है पंडित जी के घर के, इस बार अंदर चले जाते हैं, बरामदे के भी अंदर चले जाते हैं द्वार खोलकर। पंडिताइन को बहुत ही क्रोध आता है कि मानो ये हिंदू का घर ही नहीं, ऊंच नीच छोटा बड़ा किसी का तो अब लिहाज ही नहीं रह गया है, मानो ये धर्मशाला हो गया है। अब की बार आऊं तो इसका मुंह मैं झोंस दूंगा अर्थात जला दूंगा। उनको दुखी बहुत हो रहा है, दुखी को सच में दुखी हो रहा है कि मुझे अंदर आना नहीं चाहिए, मुझे बाहर ही रहना चाहिए। उन्होंने बहुत आदर भाव से कहा पंडिताइन से कि पंडिताइन, मुझे थोड़ी सी आग का राख मिल जाता या थोड़ी सी आग ही मिल जाता तो मैं इसको पी लेता। उन्होंने आग मांगने की थोड़ी सी कृपा की, लेकिन होता यह है कि कहता कि मेरे घर में आग उग नहीं है। पंडित जी कहते हैं, जो कि भोजन कर रहे थे दोपहर का, सोचो अब वो सुबह आया था, अब दोपहर हो चली है। पंडित जी ने कहा, अरे दे दो थोड़ी सी आग, हमारा ही घर का तो काम कर रहा है, दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उन्होंने बड़े ही जाते जाते और मानो गाली अंदर से देते हुए जा रही थी। अब आग को उठाती है और इस तरह फेंकती है कि उसके सर से टकरा जाता है और लगभग थोड़ी बहुत उनकी माथा जो है वो जल जाता है दुखी का। दुखी ने कहा कि माफ करना पंडिताइन, अब से मैं आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करूंगा, बाहर ही रहूंगा। कहता है कि ठीक है, लेकिन जाओ। अब जाते हैं और पीकर मारने लगते हैं, लकड़ी पर प्रहार जोर जोर से करने लगते हैं। और कहता है कि इस बार तो मैं इस लकड़ी को छोड़ूंगा नहीं, अब की बार इसे चीर कर ही रहूंगा। और जोर जोर से प्रहार करने लगता है कि जोर जोर से प्रहार करने के कारण उसका माथा फिर जाता है और दोपहर का धूप जो होता वो सर पर मानो चढ़ी हुई थी। वो चक्कर खाकर गिर जाता है कि अचानक पंडित जी का एक बेटा रहता है, वो आकर उन्हें देख लेता है और दौड़ता हुआ जाता है और कहता है अपने पिताजी से कि पिताजी पिताजी, वो चमरवा तो गया। चमरवा कहता था, वो चमरवा तो लगता है मर गया। अब पंडित दौड़े भागे वहां से आता है और देखता है ये तो लकड़ी तो काट रहा है, तो फिर तुम कैसे कह रहे हो कि इसने मर गया। उन्होंने सामने जाकर कहा कि क्यों रे दुखिया, सुना कि तू अभी सो गया था। कहता कि हाँ महाराज, थोड़ी सी आंख लग गई थी और चक्कर जैसा लगने लगा था, इसीलिए मुझे थोड़ी सी नींद आ गई और मैं सो गया था। उन्होंने उठा और बिल्कुल मानो कि मारी हुई, मानो खुद वो लकड़ी हो चुका है, दुखी खुद लकड़ी हो चुका है और बिल्कुल धीरे धीरे प्रहार करने लगा। उनका पेट में अन्न का एक दाना सुबह से नहीं गया और सुबह से काम ही काम ये पंडित जी देते ही जा रहे थे। धीरे धीरे मार रहा था कि पंडित जी उसे सांत्वना दे रहे थे कि मारो और जोर से और जोर से, और इसी तरह का हिम्मत देकर वहां से चले जाते हैं। और कहता है कि अभी तक ये लकड़ी उसी तरह पड़ा हुआ है जैसे मैंने सुबह ही छोड़कर गया था, लकड़ी जल्दी फाड़ो। वो थोड़ा सा दुखी भाव कहता है कि पंडित जी, मुझसे लकड़ी तो नहीं फट पाएगी, पता अगर लकड़ी नहीं फट पाएगी तो तुम्हारी बेटी का जो दिन तारीख है वो भी उसी तरह का निकलेगा, फिर मुझसे ना कहना। अब वो डर जाता है और लकड़ी को फाड़ने लगता है। अब घर जाता है तो उससे कहती है पंडिताइन पंडित जी से कि अरे उस चमरवा ने कुछ खाया भी है सुबह से। पंडित जी कहते हैं कि कहाँ से खाएगा, सुबह से तो यहीं पर पड़ा हुआ है। कहता है कि कुछ दे दो। बोलता कि क्या दूं? बोलो तुम जानो क्या देगी सो। कहता है कि 4-5 रोटियां तो बची हुई है। पंडित जी कहते हैं कि उसे 4-5 रोटी से क्या होगी, कम से कम शेर भर रोटी तो उसे चाहिए ही, लगभग 10-15 रोटी तो चाहिए, चमार है, खाता होगा पूरा। उन्होंने कहा कि चलो छोड़ो हटाओ, अब क्या जाने उसको खाने के लिए क्या दे। बोलता अरे हमारा ही काम कर रहा, दे दो, तुमने तो आग भी देने मुझसे बहुत सारी खट्टी मीठी बातें कही, इसलिए तुम्हें उसे कुछ देना चाहिए, खिलाना चाहिए। अब होता यह है कि लकड़ी तो अब काटने लगता है पूरा जोर से। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इस लकड़ी को नहीं फाड़ूंगा, नहीं चीरूंगा, तो शायद पंडित जी हमारे घर जाने से इनकार कर देंगे, इसलिए लकड़ी को अब वो पूरा जान जीव से प्रहार करने लगते हैं कि अब तो मैं तुम्हें चीर कर ही रहूंगा। और मारता हुआ मानो कि एक दैवीय शक्ति उसके अंदर आ चुकी है और उसी ने ही प्रहार कर रहा है। प्रहार करता जा रहा बहुत जोर जोर से, बहुत जोर से। जैसे ही प्रहार कर रहा उसके शरीर और तरबतर होता जा रहा पसीना से,
और धूप मानो पूरा शरीर पर खिला हुआ है और उनके माथे पर ही खिला हुआ है। जोर जोर से मारता जा रहा था। और उस गोंड जाति का जो व्यक्ति था वो सामने ही देख रहा था। उसके बेटे भी थे। किसके बेटे? पंडित जी के बेटे थे। वो भी देख रहा था कि इसमें इतनी फुर्ती और इतनी ताकत कहाँ से आ चुकी है कि मारता मारता वो अचानक जमीन पर लेट जाता है और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है दुखिया का। अब इस बार उनका बेटा पंडित जी के पास जाता है और कहता है, पिताजी इस बार तो वो सचमुच मर गया होगा, मुझे तो ऐसा लगता है। अब वो जाता है और अपने पिताजी को बुलाकर ले आता है। पंडित जी देखते हैं सामने से, थोड़े से अचेत होकर देखते हैं कि यार सच में ये चमार तो मर गया है। उसने डरता हुआ अब घर चला जाता है और अपनी पत्नी पंडिताइन से कहता है कि अरे वो चमारवा तो मर गया, अब हम लोग तो फंस गए हैं, अब क्या होगा। उन्होंने कहा, तो इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? लकड़ी फाड़ते हुए कौन नहीं मरता है? आखिर सोते हुए भी तो इंसान मरते ही हैं। बोलता है, अरे तो वो तो ठीक है, लेकिन ये सब तुम्हारा चलती हुई हुआ। बोलता, मेरी चलती क्या हुआ है सब, जो मैंने ही उसे मार दिया है। कहता कि अगर तुम कुछ उसे रोटी दे देती तो शायद उसकी प्राण आज बच जाती। बोलता कि ये सब तो बात अब ठीक है, तो तुम ऐसा करो कि अब उसका लाश उठवाने के लिए उस चमार बस्ती तुम चले जाओ और किसी से कह दो कि तुम यहाँ से उठा कर ले आओ। अब वो डरता हुआ पंडित जी चमार बस्ती चले जाते हैं जहां पर दुखी रहते थे। अब इधर तो वो मर चुका है दुखी, और उधर उनकी बेटी और उनकी पत्नी तैयारी में जुटे हुए हैं कि कब दुखी आ जाए और उनकी बेटी का शगुन निकले। लेकिन उस बिचारी को क्या पता कि हमारे पिताजी का आज मृत्यु हो चुका है और इस पंडित जी के कारण ही हुआ है। वो डरता हुआ गांव जाता है और कहता है, अरे सुनो बस्ती वालों, मुझे तुमसे कुछ कहना है। डर कर कि वहां पर दुखी का मृत्यु हो चुका है, सो तुम जाओ और उसका मृत शरीर वहां पर पड़ा हुआ है, सो जाकर ले आओ। वही जो गोंड जाति के जो इंसान थे, व्यक्ति थे, वो वहीं पर थे और उन्हें वो सारी बातें बता चुका था गांव वालों को कि चमार का जो मृत्यु हुआ है, दुखी का जो मृत्यु हुआ है, वो इस पंडित के कारण ही हुआ है। इसलिए लास्ट कोई हाथ तक मत उठाना, क्योंकि ये पुलिस केस है और पुलिस इसे पकड़कर ले जाएगी, तब हमारे कलेजे को ठंडक मिलेगा। न जाने इन्होंने चमार को क्या समझ रखा है, जिससे चाहो वो काम करवा लो। इस बार होता यह है कि वो बोलकर वहां से चला जाता है कि पंडित जी फिर वापस अपने घर चले जाते हैं, ये बात बोलकर। और बोलकर चले जाते हैं तो कहता है अपनी पत्नी से कि जा, मैं तो चमार बस्ती चला गया था और बोल भी दिया हूँ, शायद अब वो लोग आते ही होंगे। और पंडित जी के कुछ और दोस्त जो कि ब्राह्मण ही थे, वो कहते हैं कि अरे तुमने ये क्या कर दिया, कुएं के पास में ही वो मर चुका है, अब मैं कुएं से पानी लाने के लिए कैसे जाऊं? तो हम कितने दिनों तक पानी पिए बिना ही रह सकते हैं, इसलिए जल्दी से इनके लाश उठवाने की प्रबंध करो। पंडित जी कहते हैं, अरे मैं अभी अभी चमार बस्ती ही गया था, वहां पर कह दिया हूँ कुछ लोग आते होंगे, इनकी लाश को उठाकर ले जाएंगे। कि बारिश बहुत होने लगी, बहुत जोरों से बारिश वहां पर आने लगती है और पूरा आंधी चलने लगता है। उनकी पत्नी घबरा जाती है कि कुछ सोचो, क्योंकि मृत शरीर में अगर पानी पड़ जाए और धूप पड़ जाए सुबह तो उन पर से बदबू आने लगती है, तो तुम कुछ उपाय करो। उनकी जो पंडित जी होते हैं वो डांट कर अपनी पत्नी को कहता है, क्या तुम सोचने दोगी तब मैं ना सोचूं? तुम तो बोलते ही जा रही हो, बोलते ही जा रहा हूं, मैं सोचूं कब? एक उपाय सूझा। कहता क्या? बोलता कि तुम बैठो यहीं पर, मैं आता हूं लाश को ठिकाना लगाकर। अब होता क्या कि उसे छूता तक नहीं, पंडित जी उसे छूते तक नहीं है। एक रस्सी लेते हैं गोल सा मानो और एक उससे निकाल देते हैं, गोल सा लेते हैं और एक लकड़ी से उसे उठाकर उसके पैर को घुसाकर उसको बांध देते हैं और उसको घसीटता हुआ नदी किनारे ले जाते हैं और किसी कचड़े में उन्हें फेंक देते हैं, उनकी लाश को। अब ये बात दूसरे दिन उसके गांव वालों को पता लग गया और उसकी पत्नी को भी पता लग गया है कि ऐसा ऐसा कहानी हुआ है। उनकी पत्नी और उनकी बेटी रोने लगती है, मानो अब उसका इस धरती में, इस पृथ्वी में उनके अलावा कोई भी ना था। अब कहानी तो लगभग खत्म हो गई है और
ये कहानी थोड़ी सी और है कि लाश फेंकने के बाद जहां पर दुखी मरा हुआ था वहीं पर पंडित जी आते हैं और पवित्र उस स्थान को करने लगते हैं। अब जरा आप ही बताइए कि क्या उस दुखी के साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ? कहानी को तो यहीं समाप्त हो जाती है और वहां पर कुछ जल के छींटे वहां पर छिड़क कर उस जगह को पवित्र की जा सकती है। क्या उस व्यक्ति वापस आ सकता है? उस व्यक्ति दुखी वापस आ सकता है? उनकी बेटी और उनकी जो पत्नी है उनके आंसू को वो चुप करा सकते हैं? उनकी सिसकियां को वो शांत करा सकते हैं? नहीं ना। तो कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी समझ में आई हो और इस कहानी से जरा सा भी कुछ सीख मिली होगी तो इस कहानी को लाइक करें और इसी प्रकार की हिंदी से रिलेटेड कहानियां मैं आप लोगों को इस चैनल पर बतलाता रहता हूं, इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।